सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान जब से इख्तिदार में आए हैं वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, ऑपोजिशन मुत्तहिद होगी। ये पेशगोई तो उन्होंने पहले ही कर दी थी, फिर ऑपोजिशन मुत्तहिद हुई, पीडीएम बनी, तो भी वजीर आजम ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और इनका यह इत्तेहाद एनआरओ लेने के लिए बना है। वजीर आजम के इस बयानी से यह वाज़ेह तासुर मिलता है कि वो ऑपोजिशन से किसी भी तरह के मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं रखते। तो फिर आखिर ये कौन है जो वज़ीर आज़म की इस ख्वाहिश के बरखिलाफ ऑपोजिशन से राब्ते कर रहा है, या फिर पीडीएम की तहरीक के बाद वज़ीर आज़म ने प्रेशर महसूस करते हुए कि अपना बयानिया तब्दील कर लिया है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ये दावा कर रही हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन की इस वक्त मिन्नतें कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। हुकूमती वफ्द से बातचीत की तफसील मरियम नवाज ने कहा कि अगर बता दी जाए तो सब हैरान रह जाएंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीके अदम एतमाद पेश करने की तजवीज़ पर मरियम नवाज कहती हैं कि बात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में ये तजवीज़ आएगी तो देखेंगे। हुकूमत इस वक्त ऑपोजिशन के बजाय अपने अरकान की फिक्र करे, वक्त आने पर इस्तीफे भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी होगा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि यह वक्त आखिर आ क्यों नहीं रहा? पीडीएम जमातों के एक पेज पर ना होने में कितनी सदाकत है? आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद बस बहुत हो गया की टीम मेंबर फैजान ने जब मरियम नवाज से पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये सुनिए। मैडम, पीडीएम जमातों के एक पेज पर ना होने में कितनी सदाकत है जी? पीडीएम जमातों के एक पेज पर ना होने पर कितनी सदाकत है मैडम? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश। तो मरियम नवाज कह रही हैं कि हजारों ख्वाहिश हर ख्वाहिश पे दम निकले। उनसे जब दूसरा सवाल हुआ कि बिलावल तो तहरीके अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, तो उस पर उनका क्या जवाब था, ये भी सुन लीजिए। तो बिलावल साहब तो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद लेकर लाने पर जोर दे रहे हैं। बिलावल वो बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने यही बात कही है कि मैं पीडीएम में लेके जाऊंगा उसको, जब वो पीडीएम में लाएंगे तो जाहिर है। तो मरियम नवाज ये कहती हैं कि बिलावल की इस तजवीज़ पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही कोई फैसला होगा। ये तजवीज़ जब इजलास में सामने आएगी तो फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है और कौन कौन इस तजवीज़ पर राजी होता है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं फैजुल्लाह कमोका साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, मरियम नवाज ये कह रही हैं कि हुकूमती कोई वफ्द आ रहा है, उनकी मिन्नतें कर रहा है, और अगर उस बात की पूरी वजाहत कर दी जाए और लोगों के सामने रख दी जाए तफसीलात, तो सब हैरान रह जाएंगे। आपके इल्म में है कि आप पीपल्स पार्टी से भी कोई राब्ते किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? सर, मुझे इसका इल्म नहीं है और हम कोई राब्ता करने का शौक़ भी नहीं रखते। और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं है कि हमसे कोई राब्ता किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हम पीडीएम को राज़ी करेंगे तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए। कोई ऐलान नहीं किया। हम एक इत्तेहाद हैं जिसमें 10-11 पार्टियां हैं, हम उसमें अपना ये मौक़िफ़ रख सकते हैं। और अगर ये फैसला इस तरह से नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने पीडीएम से कोई अलग होने की बात की है। हम पीडीएम में हैं, ये ऑप्शन हर एक के हैं। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं ना। हम जमहूरियत और आइन की अगर बात करते हैं तो उसमें आइनी तरीके ये भी हैं कि जी अदम एतमाद भी हो सकता है। ये कोई नई बात तो नहीं है कि अदम एतमाद नहीं पेश किया जाता। लेकिन अगर सारी पीडीएम राजी ना हुई तो फिर ठीक है। अगर इत्तेहाद और अपोजिशन यूनाइटेड होगी तो ही तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकता है ना। तो ये तो बात करने की बात है कि हमने एक बात कही थी कि जो दूसरों को राजी करेंगे। इस पे आपने इतना सारा मौजू छेड़ दिया, इतना सारा बहस कर दिया। मैं समझता हूँ इतने ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके ख्याल है। ये अदम एतमाद की जिक्र पहली दफ़ा नहीं हुआ है। यहाँ जब पहले मुलाकातें हुई थी तो कहा था कि हाँ, पंजाब में तो PMLN जो है वो PTI से बड़ी जमात थी। ये और बात है कि PTI में कुछ लोगों को शामिल करके उनको हुकूमत बनाने का मौका मिल गया। लेकिन वैसे जब इलेक्शन के रिजल्ट अगर देखो तो PML बड़ा ग्रुप था, उनसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप था। लेकिन खोड़ो साहब, अभी तक पीडीएम पीपल्स पार्टी की तमाम तजवीज़ को मानती चली आई है ना। हमने लॉन्ग मार्च करनी है तो करनी है जी। हम सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए आपने उनको मना लिया, ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए आपने उनको मना लिया। में बैठे
सिंगल पार्टी अपोजिशन नहीं है। PMLN है, JUI है, पीपल्स पार्टी है, अख्तर जान मेंगल साहब हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, सारे हैं ना। तो हमने तो बात एक छेड़ी के हाँ जी इस तरह से भी ऑप्शन रखेंगे उनके सामने। सही। लेकिन अपना जो PDM का प्रोग्राम है वो तो यही है ना, धरने ना दो, रैली निकाल दो, लॉन्ग मार्च करो, जल्द से करो। हम जलसों से और फलां से तो हम पीछे कोई नहीं हटा और ना कोई हटना चाहता है। लेकिन खोड़ा साहब ये प्रोग्राम आगे से आगे जा रहा है ना, लंबे से लंबा, ये प्रोग्राम लंबे से लंबा होता जा रहा है। 31 दिसंबर गुजर गई, पिछला साल गुजर गया, हुकूमत वही है। 31 जनवरी में 5 रोज बाद गुजर जाएगी। आपको इंतजार है कि इमरान खान जल्दी जाए? नहीं, आपकी तहरीक, आपने तहरीक चलाई है, अगर इंतजार है कि इमरान खान जल्दी क्यों नहीं जाता तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जाए। भाई आपको अगर इंतजार है कि इमरान खान जल्दी क्यों नहीं जा रहा तो हम कोशिश करेंगे जरा और जल्दी हो जाए। ये मकसद आप लोगों की तहरीक का था खोड़ो साहब। इस मकसद को लेकर आपने पहले 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी, फिर 31 जनवरी आई, वो भी गुजरने वाली है। फरवरी में लॉन्ग मार्च होना था, वो मार्च में चला गया। मार्च में सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं हो रहा? सर आप परेशान हो रहे हैं, ये मेरा और कौम के बीच में मामला है। ये पॉलिटिकल पार्टीज कौम को नुमाइंदगी करते हैं और कौम के साथ बैठ के फैसले करते हैं साहब। अच्छा चलें सर, मैं तो खैर परेशान नहीं हो रहा ना। इसमें आपको किसी को परेशान होने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। मैं चलें कमोका साहब से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। कमोका साहब, ये हुकूमती वफ्द जा रहा है, मरियम नवाज से राब्ते कर रहा है, कौन इस वफ्द में शामिल है, मकसद क्या है, किसकी तरफ से जा रहा है? कमोका साहब देखें, बात सुने, थोड़ा सा आ रहा हूं मैं आपकी तरफ वापस। जरा कमोका साहब से पूछ लूं कि क्यों राब्ते कर रहे हैं? मेरे इल्म में तो कोई ऐसा हुकूमती ग्रुप नहीं है जो कोई जो है वो वफद या कोई ग्रुप जो मरियम नवाज साहबा से रब्ता कर रहा हो। रात को ख्वाब में कहीं उनके साथ कोई रब्ता कर रहा हो तो वो अलहदा बात है, वरना हकीकत तो ऐसी कोई नहीं है। रब्ते तो ये लोग कर रहे हैं, दरवाजे तो ये खटखटा रहे हैं, कभी किसी दर पे जा रहे हैं, कभी किसी दर पे भीख मांगने जा रहे हैं कि खुदा के वास्ते अब बस कर दें, हमारी जो है वो बस हो गई है। तो अभी मेरे भाई हैं खोड़ो साहब बात कर रहे थे, तो ये तारीख़ पे तारीख़ चलती रहेगी, आप फिक्र ना करें, कुछ होने वाला नहीं है। और ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अगले 2.5 साल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के 2.5 साल होंगे। और हमने अपनी इकॉनमी को अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव किया है, इकॉनमी बेहतर तरफ जा रही है। और ये सारे लोग, इमरान खान साहब का आप उनके 5 साल 10 साल पीछे के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, उन्होंने हमेशा ये बात की कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा और इनका एहतसाब होगा तो ये सारे जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस हालत तक पहुंचाया था, ये सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे। आप इनकी 4-5 साल की पुरानी वीडियोस देख लें तो मौलाना फजलुर रहमान इनके बारे में क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून के बारे में क्या कह रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कह रही है, और जो मुग़लज़ात एक दूसरे के बारे में ये निकालते रहे हैं, तो हम तो मतलब सोच भी नहीं। साहब, ये जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं और जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं उसमें से कई लोग तो आपकी अपनी काबीना में भी शामिल हैं, कई वफाकी वज़ीर ऐसे हैं जिनका माजी इन लोगों के साथ गुजरा है, उनको आपने काबीना में अपनी शामिल किया हुआ है। उसके लिए ये सारे लोग इकट्ठे हैं। अब जब उसकी बात आई है तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, वरना अब मौके आप जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहे हैं आप, तो उसने कहा है कि जी हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। भाई आप अपना शौक़ पूरा कर लें। तो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, वो अपना शौक़ पूरा कर लें। तो ये जो इनके दिल में हसरतें हैं ये सारी पूरी करें। हम बिल्कुल जो है ये कमोका साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग राब्ते कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, ये किससे राब्ते कर रहे हैं? ये किस हुकूमती बंदे से, किस नुमाइंदे से इन लोगों ने राब्ते किए और किसने राब्ते किए? जी खोड़ो साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, कमोका साहब एक शॉर्ट कमेंट कर दें इसमें। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुनेंगे? जी 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 खोड़ो साहब बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखें, बात सुने, यही इमरान खान नवाज शरीफ की सदारत में पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के साथ APDM का हिस्सा थे। मैं पूछता हूं इमरान खान से कि नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जो गई थी वो 97 में गई थी, 97 में, तो 97 में आई थी और 99 में गई थी।
उससे पहले भी 2 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। मैं कह रहा हूं कि क्या इमरान खान साहब को उस वक्त बड़े अच्छे लग रहे थे नवाज शरीफ और पीपुल्स पार्टी, आज उनको गंदे लग रहे हैं? जो भी है, हमने अपनी जदोजहद स्टार्ट की है। थोड़ा सा उस वक्त एनआरओ नहीं हुआ था ना, वो अपनी जदोजहद जब स्टार्ट परवेज मुशर्रफ से एनआरओ हुआ आ गया है तो फिर आने दो, तो आने दो सर, आने दो ना। पैर उनके दुम पर अगर आया है, लोग उससे नफरत करने का इजहार करने लगे हैं, सब जगह जा रहा है। इमरान खान पे दर पे अवाम पर ही हमले कर रहा है, अवाम पर ही हमले कर रहा है। महंगाई की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में इमरान खान अवाम पर ही हमला कर रहा है, तो अवाम उसका साथ क्यों देंगे? और फिर अगर इस तरह से बात है तो फिर दुनिया भी तो देख रही है, ये हुकूमत जो है अपना एतमाद खो चुकी है अवाम के बीच में। उसकी इकोनॉमिक इंडिकेटर नेगेटिव में जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का सुनाए बुरा हाल हो गया है। हम अकेले पड़े गए हुए हैं, अकेले पड़े हुए हैं। फिर क्या बात है कि हम बैठ के कहेंगे जी हम बुरे हैं और इमरान खान अच्छा है? तो खोड़ो साहब, अगर ये हुकूमत अगर आवाम का एतमाद खो चुकी है खोड़ो साहब, तो फिर तो अगर एक्सपोज हो चुका है खोड़ो साहब, फिर तो बहुत ही आसान है सिचुएशन। आप 2 साल इंतजार करें, जदोजहद कर रहे हैं। 2 साल बाद जब इलेक्शन होगा, आवाम का एतमाद तो एक हो चुके हैं, फिर आपकी नून लीग की हुकूमत आ जाएगी, इसको रिजेक्ट कर देगी, इस हुकूमत को, इस पार्टी को। मैं तो इसी में देखें यार, एक तो आप भाई बात सुने जी जी, मैं तो इस पर भी इमरान खान को नाकाम कहूंगा कि पीपुल्स पार्टी के जमाने में भी इसी तरह से कोई महाज नहीं बना था और नवाज शरीफ के खिलाफ भी कोई ऐसा महाज नहीं बना था। आज इमरान खान के मुकाबले में 11 पार्टियों का महाज है, 11 पार्टियां जो पार्लियामेंट में हैसियत रखती हैं, जिसमें सबकी पार्लियामेंट में कुछ न कुछ वहां नुमाइंदगी है। वो पार्लियामेंट के लोगों ने महाज बनाया है इमरान खान के, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ नहीं था। इसी में ही इसी की नाकामी है, इसी में ही इसी की नाकामी है कि ये सूरत हाल को हैंडल नहीं कर पा रहा, हुकूमत को हैंडल नहीं कर पा रहा, अवाम को हैंडल नहीं कर पा रहा, पार्लियामेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा। सही। तो कमोगा साहब, अब ये माजी में किसी हुकूमत के खिलाफ इतना बड़ा इत्तेहाद, इतनी सारी जमातों को मिलाकर नहीं बना। थैंक यू सर। खोड़ो साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ जरा। जी कमोगा साहब, मैं चंद इंडिकेटर्स, जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं, जो आम आदमी की समझ में भी आते हैं, मैं उनकी तरफ इनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये किसी भी जो अनबायस्ड इदारा है उसके फिगर्स उठा के देख लें। पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट में कमी नहीं आई, पाकिस्तान में प्राइमरी सरप्लस नहीं है इस वक्त, फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा नहीं हुआ, 20% से ज़ायद में, यानी मंथ ऑन मंथ अगर पिछले साल दिसंबर और इस साल दिसंबर का देखें तो 20% एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम नहीं हुई। इंडस्ट्री को, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, फैसलाबाद में इस वक्त कोई एक इंडस्ट्री की एक मशीन भी बंद नहीं है। यहाँ पे इस वक्त 1 लाख स्किल्ड लेबर की कमी है फैसलाबाद के अंदर। नौकरियां हैं, कमोगा साहब, ये नई नौकरियां चलें आप लोग पैदा कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर इस इंडस्ट्री को चला के, लेकिन वो स्टील मिल के मुलाजमीन को आप बेरोजगार कर रहे हैं, PIA के मुलाजमीन को आप लोग निकाल रहे हैं, जो पुराने जिनके रोजगार लगे हुए हैं उनको भी तो आप बेरोजगार कर रहे हैं। जिन इदारों को चलाने का वादा करके आप लोग आए थे, वो इदारे तो नहीं चल पा रहे आपकी हुकूमत में। वो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फैसलाबाद, यानी ये कोई 25 से 30 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर इस शहर में है और कोई बेरोज़गार नहीं है, और उसके बावजूद यहाँ पे गुंजाइश है मज़ीद वर्कर्स की। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, सिर्फ फैसलाबाद के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, खोड़ो साहब तशरीफ़ लाएँ, उनको मैं दिखाता हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो इनकलाब है वो कैसे आता है। फैसलाबाद में आके देखें, नई इंडस्ट्री लग रही है, तुर्की से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना से, डेनमार्क से, इसके अलावा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, ब्रिटेन से। यहाँ पे फैसलाबाद, मैं अपने शहर की एक की बात कर रहा हूँ, बाकी कराची में और दूसरे शहरों की तो अलग बात है ना। मैं लेकिन फैजुल्लाह साहब, आपकी जमात की हुकूमत तो पूरे मुल्क में इस वक्त मौजूद है ना, और पूरे मुल्क के हर सेक्टर को तरक्की करना जरूरी है। तकरीबन $1 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो फैसलाबाद में आई है,
और हमारे इंडस्ट्रियल पार्क जो फेडमिक और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वहाँ पे दिन रात काम हो रहा है और मज़ीद इंडस्ट्री लगने जा रही है। तो ये तो हो गई इस मतलब इनको मैं बता दूं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से। बाकी दूसरी बात ये कर रहे हैं, ये अपनी सारी जितनी भी इनमें ये कर लें, जितनी भी बातें कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे कायद इमरान खान का अल्लाह ताला के ऊपर इत्काद है, ईमान है। वो इनकी तरह से किसी दुनियावी ताकत के आगे नहीं झुकता, वो किसी से NRO नहीं मांगता, वो ना इनको कामोगा साहब लेकिन माफियाज के आगे तो बेबस है ना। चीनी माफिया, आटा माफिया, दवाओं का माफिया, उनके आगे तो इमरान खान साहब बेबस रहे। अभी तक कहीं किसी माफिया को तो वो नहीं पकड़ सके, सजा नहीं दिलवा सके। देखें, सजा हमने अपनी जो गवर्नमेंट के पार्ट पे है तहकीकात करना, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे खराबियाँ हैं, निशानदेही की, लोगों की निशानदेही की। अब सजाएं देना तो अदालतों का काम है, लेकिन जिनकी निशानदेही हुई इन स्कैंडल्स में, क्या उनको काबीना से बाहर निकाला गया? क्या उनको पार्टी से बाहर निकाला गया? फैजुल्लाह साहब, जिनकी निशानदेही हुई चीनी आटा स्कैंडल में, अदालतों ने, हम तो फ्री जुडिशरी के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने कहा कि इमरान खान साथ बैठा था, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त अदलिया की आज़ादी के लिए उस वक्त जद्दोजहद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसले जो हैं ये सारे अदलिया ने करने हैं। अगर आप समझते हैं कि अदालती फैसलों का हमारे पास इख्तियार है तो हमें वो कोई आइन और कानून की शिक बता दे तो हम ये भी करने के लिए तैयार। फैजुल्लाह साहब, अगर किसी स्कैंडल में किसी शख्स की निशानदेही हुई और उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या वो वफाकी काबीना का हिस्सा है, क्या उसको काबीना से निकाला गया या उसको पार्टी से निकाला गया? कोई ऐसी कार्रवाई जो पार्टी की अपनी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी क्या पूरी की गई है हुकूमत की जानिब से, पार्टी की जानिब से? देखिए, अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने नैब भुगती, वो वहाँ से फारिग हुए, वापस आए। फिर सब्तैन खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने नैब भुगती और उसके बाद फिर वो वापस आए। मेरे भाई, अभी भी बहुत सारे लोगों को नोटिस हैं जो उनको जिनका वो जवाब दे रहे हैं। फैजुल्लाह साहब, अभी चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, आटे स्कैंडल में खुसरो बख्तियार साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया। और नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है कितनी रिकवरी हुई है? कोई प्रेसिडेंट है इसका पहले इससे कि इतना पैसा रिकवर हुआ है और इंडिपेंडेंटली काम हुआ है? कोई मुदाखलत नहीं है। तो फैजुल्लाह साहब रुकिएगा जरा। फैजुल्लाह साहब, ये नैब की जिस रिकवरी का आप बात कर रहे हैं, जिन बड़े बड़े सियासतदानों पर आप लोग और खुद इमरान खान इल्जाम लगाते हैं, उनमें से किससे कितना कितना रिकवर हुआ है? जरा इनमें से कुछ फिगर्स आपके पास हैं? अब इस वक्त मेरे पास फिगर तो नहीं है। चले नाम लेके बता। शहबाज शरीफ साहब से कुछ रिकवर हुआ? मैं आपको सारे फिगर की, शाहिद खाकान साहब से कुछ रिकवर हुआ, एहसन इकबाल से, आसिफ अली जरदारी से, एक फाइल के बारे में बता दूंगा कि किससे कितना कितना पैसा निकला है। और देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, आप भी जी शऊर इंसान हैं। मेरे मुलाजम के नाम पे अकाउंट हो, वहाँ से टीटियाँ लग रही हों मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे मुलाजम जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपया हो उसके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, पैसा बाहर जा रहा हो, मेरे मुलाजम के अकाउंट में अरबों रुपए की रकम मौजूद हो और उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी चेक बुक्स को, तो ये क्या सबूत काफ़ी नहीं है? हम किस मुआशरे में रहते हैं? हमें पता नहीं है कि ये लोग क्या कुछ करते रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं अभी तक अपनी दौलत को छुपाने। फैजुल्लाह साहब, हुकूमत आपकी है, इदारे इंडिपेंडेंट हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि ये सबूत काफ़ी हैं, तो फिर केसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे, सजाएं क्यों नहीं हो पा रही जिम्मेदारों को? ये तो अब अदलिया से आप सवाल कर सकते हैं तो करें। मैं तो कह रहा हूं कि मेरा काम ये है, मेरी हुकूमत का काम ये है कि हम केसेस बनाएं, सबूत जो हैं वो अदलिया में पेश करें। फैज़ल, नैब के केसेस तो नैब की अदालतों में चलते हैं, ये तो फैसला करना अदलिया का काम है। नैब ऐसे केसेस बना नहीं पाता, रेफरेंस फाइल करने में साल 1.5 साल लग जाता है, अदालतें भी तंग आ जाती हैं इन केसेस को चलाते चलाते।
देखिए बात सुनिए, नैब ने जो रिकवरियां की हैं, जो प्ली बारगेन्स हुई हैं, मियां शहबाज शरीफ की 2003 की प्ली बारगेन सामने नहीं आ गई कि उसने नैब के साथ प्ली बारगेन की थी, जिसकी बाद में इम्यूनिटी ली उन्होंने। प्ली बार्गेन को तो खुद आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। फवाद चौधरी साहब के रोज बयान आते हैं कि पैसा वापस करो, मुल्क से बाहर चले जाओ। इसका मतलब जिसने पैसा लूटा है वो वापस कर दे, उसको कोई सजा नहीं होगी कानून के मुताबिक, और वो मुल्क से बाहर जाके मजे करे। देखिए मुझे उनके बयान का तो नहीं पता, ना मैंने उनका ऐसा कोई बयान सुना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो हमारे वज़ीर आज़म की जो सब लोगों के सामने उनका स्टांस है कि किसी भी सूरत वो इन लोगों के साथ इस बात के ऊपर मुआहदा कोई NRO नहीं करेंगे कि इनको माफ़ी दे दें कि इन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया, पाकिस्तान के लोगों को इन्होंने गुर्बत में धकेला, पाकिस्तान के लोगों की दौलत को लूटा, पाकिस्तान के वसाइल को लूटा, और उसके बाद अब ये कहें तो फैजुल्लाह साहब, अब तो फैजुल्लाह साहब आपकी हुकूमत को अब 2.5 साल हो चुके हैं, कुछ भी ना कहें, आधा वक्त आप गुजार चुके हैं फैजुल्लाह साहब, और बिल्कुल इनको NRO दे दें तो वो नहीं हो। फैजुल्लाह साहब अपना आधा, इमरान खान किसी सूरत नहीं हो सकता। फैजुल्लाह साहब आप अपना आधा टेन्योर गुजार चुके हैं, अपने इस आधे टेन्योर में क्या आप अपने इल्जामात को आधा भी साबित कर सकें? क्या आधी रिकवरी भी जितने बड़े बड़े इल्जामात लगाती है हुकूमत अपोजिशन जमातों पर, क्या आप लोग अपने इल्जामात को साबित कर सकें? 50% ही सही, क्योंकि आधा टेन्योर गुजर चुका है आपका, आधा बाकी है। हेलो जी फैजुल्लाह साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जरा जी फैजुल्लाह साहब, आपका आधा टेन्योर तो गुजर चुका है, अभी भी आप लोग जो इल्जाम पहले दिन लगाते थे अभी भी वही इल्जाम लगा रहे हैं, वही इल्जाम दोहरा रहे हैं। ये इल्जामात आधा टेन्योर गुजरने के बावजूद भी साबित क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया है, हमारा काम है, हमारे इदारों का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट सामने रखे जा रहे हैं। अब हम अदलिया के आगे सारे सबूत पेश कर सकते हैं, फैसला तो अदलिया ने करना है। इनके वकला जो हैं वो तारीखें लेते हैं, मतलब इनके रहनुमा पेश होने से इनकारी हो जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हम पेश नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से हो रही हैं, हमारी तरफ से तो कोई डिले नहीं है। हमने तो जो इनकी चोरियां हम पकड़ सकते थे हम पकड़ रहे हैं, नए इनके रोज इंकशाफात हो रहे हैं। फैजुल्लाह साहब इनका एहतसाब तो आप कर रहे हैं, इनको तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जो स्कैंडल्स आपके अपने हुकूमत के सामने आ रहे हैं उन स्कैंडल्स की भी तहकीकात हो रही है, नहीं हो रही? उनकी तहकीकात क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? दवाओं का स्कैंडल हुआ था, उसमें किसको सजा हुई है? हुकूमत के किसी बंदे के खिलाफ है तो बताएं आप। दवाओं के स्कैंडल में आमिर कियानी साहब का नाम आया था, क्या सजा हुई उनको? हेलो जी फैजुल्लाह साहब, आवाज आ रही है? जी, दवाओं के स्कैंडल में आमिर कियानी साहब का नाम आया था, उनको क्या सजा मिली है? बिल्कुल कोई स्कैंडल है ही नहीं। आमिर कियानी साहब के खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग्स हैं तो आप वो सामने लाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 500-500 600% वो सही थी, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। तो फैजुल्लाह साहब, दवाओं की कीमतों में जो इजाफा हुआ 500-600% वो सही था आपकी नजर में? देखिए 500-600% तो कहीं पे भी इजाफा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल आप जो है ना वो पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। फैजुल्लाह कामुका साहब आखिर में गुफ्तगू कर रहे थे कि दवाओं की कीमत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। तो फैजुल्लाह कामुका साहब, अगर दवाओं की कीमत में खास इजाफा नहीं हुआ था तो फिर आमिर कियानी साहब को उनके ओहदे से क्यों हटाया गया? उनको इसीलिए उनके ओहदे से हटाया गया था कि उनके दौर में जो आम बीमारियां होती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, शुगर जिसके पेशेंट हर घर में पाए जाते हैं, उसकी हर दवाई की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ था। शुगर की एक आम सी इंसुलिन जो कि अप्रैल 2019 में 470 रुपये की मिला करती थी, वो आमिर कियानी साहब के दौर में 900 रुपये के करीब मिलने लगी थी। उसकी कीमत 2 गुना हो गई थी। और दीगर जो आम बीमारियां जो हर घर में पाई जाती हैं, उन बीमारियों की दवाओं में भी कई गुना इजाफा हुआ था। इसीलिए आमिर कियानी साहब को उस वक्त उनके ओहदे से हटाया गया था। लेकिन उनके बाद जो फैसल सुल्तान साहब आए, उनके दौर में भी कई गुना इजाफा दवाओं की कीमतों में हो चुका है। और ये हुकूमत अभी तक उस पर किसी भी तौर पर काबू पाने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ तलबा के मसाइल पर बात करेंगे, चूंकि वो भी सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, हुकूमत उनकी सुनती है या नहीं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। राजा यासिर हुमायूं साहब, पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन, हमारे साथ मौजूद होंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ट्विटर पर कई हफ्तों से ट्रेंड चलाने के बाद बिलाखिर तलबा को अपने हक के लिए सड़कों पर आना ही पड़ा। सारा साल पढ़ाई ऑनलाइन हुई और आखिर में इम्तिहान के लिए स्टूडेंट्स को फिजिकली बुलाया जा रहा है। लेकिन 95% स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो अब इम्तिहानात के लिए बुलाकर क्यों हमारी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक तवील एहतजाज के बाद भी जब हुक्काम में से किसी ने इस पर नोटिस ना लिया तो तलबा पंजाब भर की सड़कों पर आ गए। लाहौर और फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया, पुलिस के डंडे भी खाए, लेकिन मामला अब भी वहीं का वहीं है। क्या हुकूमती नुमाइंदे इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि इन हज़ारों तलबा को मुतमईन करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, या फिर उनसे मिलने के लिए उनके मुतालबात सुनने में आखिर मसला क्या है, और अगर ये मुतालबात जायज़ हैं तो उनको ना मानने की ज़िद इस वक्त क्यों लगाई हुई है, पर गुफ्तगू करते हैं। राजा यासिर हुमायूं साहब वज़ीर हैं हायर एजुकेशन पंजाब के, उनसे इस बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये स्टूडेंट्स अब सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। एक तवील अरसे से सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चला रहे थे कि जब पूरा साल इनकी तालीम ऑनलाइन हुई है तो इस वक्त इनको फिजिकली एग्जाम के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। इनके इम्तिहान भी ऑनलाइन होने चाहिए। हुकूमत क्यों इनको कोई रिप्लाई नहीं कर रही, क्यों इनको कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे रही? उस पर तो मैं बाद में आता हूँ जी, क्योंकि हुकूमत क्यों क्या नहीं कर रही। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कोई लॉजिक या रैशनल बता दें कि ऑनलाइन इम्तिहान क्यों लिया जाए किसी भी चीज़ का। जो आपके प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जो घर बैठ के पढ़ते हैं या जो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो भी इवेंचुअली एग्जाम्स तो देते हैं ना जाके फिजिकली। तो अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो उससे क्या ऐसा फ़र्क आ गया आपकी लर्निंग आउटकम्स में कि आपके लिए मुमकिन नहीं रहा कि आप इम्तिहान जाके दें मौके। तो राजा यासिर साहब, अब जो सवाल आपने मुझसे पूछा उसका जवाब ये है कि फिर आप लोगों ने पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस क्यों ली? जाहिर है आप जवाब देंगे कोरोना की वजह से, तो वो कोरोना तो अभी भी मौजूद है। ये स्टूडेंट्स जब जाकर एग्जाम देंगे तो जैसे क्लासेस लेने जाते वही खतरा अब भी इनके सर पर मौजूद होगा। देखें, अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया जाए और 9th 10th और 11th 12th खोल दिए। सारा साल तो नहीं, बीच में पहले भी इंस्टीट्यूशंस खोले थे, बाद में दोबारा बंद करने पड़े, और उसके बाद शॉपिंग मॉल्स हर चीज़ खुली है, उस पर तो किसी ने एहतजाज नहीं किया। तो बेसिकली तो अगर इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया था तो वो एक जनरल NCOC की पॉलिसी थी। अब क्योंकि इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं और मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इम्तिहान लोग आगे दे दें। लेकिन उससे अगली बात यह है कि ये यूनिवर्सिटीज जो हैं ये ऑटोनमस बॉडीज हैं, और यूनिवर्सिटीज में उनको हम मजबूर तो नहीं कर सकते। वाइस चांसलर्स के अपने डिसीजंस हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जब आप गवर्नमेंट इंटरफेयर करने की कभी कोशिश भी करे लॉ चेंज करने के लिए, तो तब भी यही लोग सड़कों पे आ जाते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी को चैलेंज किया जा रहा है। तो अब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एज हायर एजुकेशन मिनिस्टर की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो वाइस चांसलर को इंस्ट्रक्ट करे कैसे करो या ऐसे ना करो। लेकिन राजा साहब, एज गवर्नमेंट तो जाहिर है आप लोग कम से कम एक तजवीज़ तो दे सकते हैं। आपको याद होगा MD कैट वाले मामले पर भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, और उसके बाद फिर ये स्टूडेंट्स अदालत गए और अदालत ने इन्हीं की बात को माना था, इन्हीं के हक में फैसला आया था। 2 हफ्ते वो एग्जाम लेट हुआ था, अब भी ये एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कल ये अदालत जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या अपने हक को लेने के लिए हमेशा अदालत के दरवाज़ा खटखटाएं? हुकूमत उनके मसाइल नहीं हल कर सकती? जो मुतल्लिका इदारे हैं वो क्या बिल्कुल बेबस हैं? स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कोई इलादा कोई लोग तो नहीं, हमारे अपने ही बच्चे हैं ना, तो हमने अपने बच्चों के जो हक में बेहतर चीज़ हो वो सोचनी चाहिए। एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि इनको जॉब मार्केट में तब तक जो डिग्री का असूल है, ये इम्तिहान पास करना तालीम का मकसद नहीं होता। आपको एक्चुअली ज़्यादा सीखना और स्किल सेट डेवलप करना मकसद होता है। अगर तो कोई ये चाह रहा है कि ऑनलाइन इम्तिहान इसलिए किए जाए ताकि ऑनलाइन चीटिंग करनी आसान होती है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है बेसिकली। मैं नहीं समझता कि उनको कोई किसी किस्म का फायदा होने वाला है ऑनलाइन करने से। लेकिन अगर इनके वाइस चांसलर्स कईयों ने फैसले कर दिए हैं, कई VCs ने डिसाइड किया कि हम ले लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इंटरफेरेंस बनती है। डे टू डे हर यूनिवर्सिटी के मामलात भी फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती नहीं है, HEC की ये जिम्मेदारी है कि उस मामले की तरफ तवज्जो दे, और वाइस चांसलर्स के पास ये इख्तियार है कि वो इन स्टूडेंट्स के मसाइल को हल कर सकें। अब देखना है कि वो आगे मुस्तकबिल में स्टूडेंट्स के इस मसले पर तवज्जो देते हैं या नहीं। लेकिन एक और भी तवज्जो तलब मसला है, और वो है हमारी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त जो तनज़्ज़ुली है, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे से नीचे जा रही है, और माजी में हमारी टीम बड़ी बुलंदियों की तरफ होती थी। पाकिस्तान के यादगार माजी की कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में पहली बार 1988 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक टेस्ट मैच जीत कर एक बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आलमी नंबर 1 टीम बनी थी। लेकिन उस वक्त कोई ICC का रैंकिंग सिस्टम राज नहीं होता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान उस वक्त इमरान खान थे, और ICC ने उस वक्त कोई पॉइंट सिस्टम
भी राइज नहीं किया था। उसके बाद 28 साल बाद 2016 आया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आईसीसी की नंबर 1 पोजीशन पर एक बार फिर अपना कब्जा जमाया और आईसीसी के राइज करदा पॉइंट सिस्टम के बाद ऑफिशियली वो पहली बार था कि पाकिस्तान टीम मिसबाहुल हक की क़यादत में नंबर 1 टीम बनी थी और शायद इसी वजह से मिसबाहुल हक को कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाया गया था कि अपने दौर में जब वो कप्तान थे उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 थी, जब वो कोच लगेंगे तो उस टीम को जीत के ट्रैक पर दोबारा ला सकेंगे। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट शायद अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम सीरीज हार कर आई है और इस वक्त साउथ अफ्रीका से अब कल पाकिस्तान टीम का मैच शुरू होना है। पहला टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज है जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल है। अब पाकिस्तानी टीम के बजाय तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के खत्म हो चुके हैं। इंडिया उस टेबल को टॉप कर रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड की टीम चौथी पोजीशन पर बरा जमान है। तो इस सीरीज से अब क्या तवक्कुआत लगाई जा सकती हैं और आगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी किस तरह हो सकती है? मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे ही पूरी सूरत हाल जानते हैं। मिर्जा साहब, कल से ये टेस्ट मैच पहला शुरू होने वाला है। गो कि साउथ अफ्रीका की टीम माजी की तरह उतनी मजबूत टीम नहीं है जो 2007 में थी। अब हम क्या तवक्कुआत लगाएं इस सीरीज में पाकिस्तानी टीम से और फिर आगे चलकर जरा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को भी डिस्कस करते हैं। पहले जरा इस सीरीज पर बात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। अगर देखा जाए तो इस सीरीज के हवाले से अगर आप पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों का कंपैरिजन करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा मजबूत और मुतवाज़िन है। तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, फाफ डू प्लेसी हैं, एड्रियन मार्करम है, डीन एल्गर है, बोआमा है, उसके अलावा आपके फास्ट बॉलर कागिसो रबादा है, एनगीडी है, उनके स्पिनर्स हैं। तो उनकी टीम हमारे मुकाबले में ऑन पेपर ज्यादा मजबूत नजर आती है। अभी उन्होंने श्रीलंका को अपने मुल्क में सीरीज हराई, टेस्ट सीरीज हराई, फिर क्विंटन डिकॉक जो उनका कप्तान है, यंग कैप्टन, वो अग्रेसिव अंदाज से खेलते हैं। तो अगर आप अपनी पाकिस्तानी टीम का कंपैरिजन करें जनूबी अफ्रीका से तो पाकिस्तान की टीम बिखरी बिखरी है। एक तो पै दर पै शिकस्तें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक हलचल बर्पा किए हुए, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड से हम वापस आए हैं, अब यहाँ पर खेलेंगे सीरीज, बुझी बुझी टीम है। लेकिन एक हमें बूस्ट मिला है कि बाबर आजम जो है वो वापस आए। लेकिन अगर आप हमारी टीम का साउथ अफ्रीकन टीम से कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रांग है, लेकिन हमें अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज होगा। हमारी विकेट सुनने में आ रहा है अरबाब के शायद स्लो पिच बनाई जाए नेशनल स्टेडियम कराची की। तो अगर देखा जाए मुकाबला होगा, अगर कोई ऐसी विकेट बन गई जिसपे बहुत ज्यादा गेंद स्पिन हो तो उनके पास भी 2 स्पिनर है, कैशिफ महाराज और तबरेज शम्सी, वो हमारे लिए मुश्किल डाल सकते हैं। आज मार्क बाउचर ने ये कहा अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 2 स्पिनर्स खिलाने पर गौर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को थोड़ी सी बर्तरी हमारे मुकाबले में हासिल है। तो मिर्जा साहब, जब ऑन पेपर साउथ अफ्रीका ज्यादा मजबूत है तो फिर इस वक्त आपको नहीं लगता सिलेक्शन में हमने बहुत ज्यादा नए खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया, सऊद शकील को, फिर ताबिश खान तो खैर टीम में नहीं जगह बना सके, लेकिन एक फास्ट बॉलर, एक और स्पिनर भी हैं जो कि अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, साजिद खान गालिबन उनका नाम है। इतनी बड़ी तादाद में एक मजबूत टीम के खिलाफ नए खिलाड़ियों को मौका देना फिर आपके ख्याल में सही सिलेक्शन है, सही स्ट्रेटजी है? देखिए अरबाब, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नए आए मोहम्मद वसीम और उन्होंने गिमिक्स किए कि उन्होंने दिखाए चार्ट की मदद से, ग्राफिक्स की मदद से जब टीम का ऐलान किया तो आप देखें ना 20 में से 9 खिलाड़ी ऐसे थे कि जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। अब उनमें से इन्होंने 17 रखे, 3 कम कर दिए। अभी भी 17 रुकनी टीम में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। तो टीम तो हमारी बस चल चलाओ की बात है। हमारी टीम में अब देखें ना तजुर्बाकार असद शफीक को सब लोग भूल गए। असद शफीक 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट खेले हैं। अब उनकी कमी हमें महसूस होगी। एक सीरीज विवियन रिचर्ड्स की भी सीरीज खराब गुजरी है, बड़े बड़े टॉप के बैट्समैन इंजमाम की भी सीरीज खराब गुजरी। एक खराब सीरीज की बुनियाद पर असद शफीक को चले न्यूजीलैंड नहीं ले गए। अब तो उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए, उन्हें तो कम से कम पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम में होना चाहिए था। बैटिंग आपकी वल्नरेबल है, आपकी बैटिंग रिवॉल्व करेगी बाबर आजम और अजहर अली के गिर्द, और रिजवान है और फवाद आलम है। अगर आपकी टॉप ऑर्डर जो जल्दी कोलैप्स कर गया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं यही समझता हूँ कि जो इन्होंने टीम का ऐलान किया है, पॉपुलर डिसीजन लिया है कि 9 लड़के बगैर टेस्ट खेले हुए ले लिए, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को जगह दे दी। लेकिन जब मैदान में उतरेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होगा, यकीनन उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये आसाबी तौर पर कितने मजबूत हैं। मिर्जा साहब, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि जब मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा कि आसाबी तौर पर ये खिलाड़ी कितने मजबूत हैं। और अब ये पॉपुलर डिसीजन की तो आपने बात की, लेकिन सरफराज अहमद को टीम में रखना, क्या ये एक पॉपुलर डिसीजन है या नहीं, इस पर बात होगी। मिर्जा साहब, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद गुफ्तगू करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो मिर्जा साहब, ये पॉपुलर डिसीजन सरफराज अहमद को टीम में रखना है या ये एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा, क्योंकि उनको खिलाना भी नहीं है, रिजवान फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, उनकी जगह किसी नए विकेट कीपर को रख के भी टीम में ग्रूम किया जा सकता है। सरफराज अहमद को टीम में रखा क्यों हुआ है जब आपके पास रिजवान मौजूद हैं, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी वही हैं? तो या तो किसी नए विकेट कीपर को ग्रूम कर लें, सरफराज को टीम में रखने की लॉजिक नहीं समझ आ रही जब खिलाना भी नहीं है। बिल्कुल आपका ये जेन्युइन पॉइंट है। मैं खुद हैरान हूं कि सरफराज को जब नहीं खिलाना तो हम अपने यहाँ हीरो बना देते हैं। आप देखें 18 जून 2017 को सरफराज हीरो थे जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। वो इंग्लैंड के दौरे पर गए गुज़िश्ता बरस और आखिरी T20 खेलकर वतन वापस आ गए। फिर उसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड ले जाया गया, वहां बगैर कोई खेले आ गए, अब उन्हें फिर टीम में रखा है। तो ऐसा सलूक होना नहीं चाहिए पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन के साथ। मैं समझता हूँ अगर उन्हें नहीं खिलाना था तो उन्हें पाकिस्तान कप के मैचेस खेलने के लिए भेज देते सरफराज अहमद को। लगता यही है कि एक लॉबी जो है वो अब ये चाहती है कि सरफराज अहमद खुद ही क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दे ताकि जान छूट जाए। उन्हें इसलिए रखा है वसीम ने कि कराची में टेस्ट मैच हो रहा है, कराची का प्रेस शोर मचाएगा और वोकल है प्रेस, तो शायद इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, मैं समझता हूँ सरफराज अहमद को अगर नहीं खिलाना तो उन्हें पाकिस्तान कप के मैचेस खेलने के लिए भेजा जाए। और मिर्जा साहब, 2 साल पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल इसको सीरियस नहीं लिया। 10 मैचेस इसमें हम खेले हैं, 2 जीते, सिर्फ 5 मैचेस हारे, बकिया ड्रॉ हो गए। न्यूजीलैंड की टीम जो माजी में बड़ी कमजोर टीम समझी जाती थी, किस तरह से उनकी टीम का रिवाइवल हुआ? आज वो आईसीसी की नंबर 1 टेस्ट टीम है, पॉइंट्स टेबल पर चैंपियनशिप में वो दूसरे नंबर पर है, बहुत क्लोज है कि वो शायद लॉर्ड्स में फाइनल भी खेलें इंडिया के साथ। किसके ज़्यादा चांसेस हैं और ये पाकिस्तान ने इसको क्यों सीरियस नहीं लिया? ये मौका ज़ाय कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? अरबाब, पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो गिमिक्स करते रहते हैं कि जी हमने फलां टीम बुला ली, फलां टीम बुला ली। आप पहले अपनी टीम की कारकर्दगी को तो बेहतर बनाएं। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। अगस्त 2019 के बाद से रीजन्स खत्म कर दिए गए, प्रोविंशियल एसोसिएशन बनाई गई हैं, कोई आउटपुट नहीं मिला। लेकिन ये कहते हैं कि हम फलां टीम को ले आएंगे, फलां टीम को। टीमों को लाने से नहीं होगा जब तक आप अपना ढांचा क्रिकेट का मजबूत नहीं करेंगे। इनको सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान एक क्रिकेट की एक बड़ी फोर्स है और पाकिस्तानी टीम अगर इस तरीके से परफॉर्म करेगी, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, आपने जो जिक्र किया ना अरबाब, 2 मैच जो हम जीते वो कमजोर टीमों के खिलाफ, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जीते, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम कहां खड़े हैं। मैं समझता हूँ क्रिकेट के मामला दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे, इसका नोटिस लेना पड़ेगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को, जो पीसीबी के पैटर्न इन चीफ भी हैं, वरना इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आप देख लें नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच जो हो रहा है, इस टेस्ट मैच से कबल मिसबाह-उल हक हेड कोच है, यूनुस खान बैटिंग कोच है और वकार यूनुस बॉलिंग कोच है। 2 और कोचेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर से कराची भेज दिया, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक को। तो इतने सारे कोचेस, हर कोई अपनी अपनी चीज बताएगा तो खिलाड़ी कंफ्यूज नहीं होंगे। हिकमत अमली जो प्लानिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो अरबाब समझ में नहीं आती और शायद यही वजह है कि हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौर से बिल्कुल बाहर है और 5वें नंबर पर। और मेरे साहब, जब न्यूजीलैंड का दौरा खत्म हुआ था तो ऐसी ही कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि शायद मिसबाह और वकार की अब छुट्टी हो जाएगी। क्रिकेट कमेटी के सामने वो पेश हुए, लेकिन एक मौका और मिल गया। अब क्या ये सीरीज उनके लिए आखिरी मौका होगी? अगर इस सीरीज में खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता है या ये सीरीज ड्रॉ भी हो जाती है, पाकिस्तान नहीं जीत पाता, तो फिर इन दोनों का मुस्तकबिल क्या होगा? आप देख रहे हैं कि ये सेटअप में मौजूद रहेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में पसे पर्दा रहकर सारे शॉट्स वसीम अकरम खेल रहे हैं। एक पंजाब में वसीम अकरम प्लस है उस्मान बुज़दार की सूरत में, तो क्रिकेट बोर्ड में वसीम अकरम की के जो पसे पर्दा है और उनके सामने एहसान मानी और वसीम खान। और वसीम अकरम ने कतर कलामी की माजरत मिला, फिर तो वकार यूनुस की छुट्टी कंफर्म ही समझें। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ बाकायदा स्टेज सेट किया गया है, क्योंकि सलीम यूसुफ वसीम अकरम के कहने पर बने क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन। जब उनको इंटरव्यू के लिए हम कहते थे, वो कहते थे यार मुझे माफ कर दो, मैं तो बिल्कुल क्रिकेट से आउट ऑफ टच हूँ। अब वो एकदम से क्रिकेट में इन हो गए और उन्होंने क्या कहा कि गुज़िश्ता 16 माह की कारकर्दगी का जायजा लेंगे साउथ अफ्रीकन सीरीज के बाद। तो गुज़िश्ता 16 माह से तो वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक कोचेज हैं, तो इसका मतलब है कि ये सीरीज इन दोनों कोचेस की सलाहियतों की कड़ी आजमाइश है। इस सीरीज का नतीजा जो है उनके मुस्तकबिल का फैसला करेगा। बड़ी शातिराना अंदाज से चालें चली जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और आप तो जानते हैं कि क्रिकेट की सियासत जो है वो खिलाड़ियों से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो पसे पर्दा लोग हैं, उनकी वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। चला मिर्जा साहब, आखिर में बस आपकी नजर में लॉर्ड्स में जून 2021 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन सी 2 टीमें खेल रही होंगी? देखिए, अभी भारत के लिए चांस है
इसलिए कि भारत अब श्रीलंका से सीरीज खेले, इंग्लैंड से अपने मुल्क में सीरीज खेलेगा। इंग्लैंड श्रीलंका को हरा कर आया है, लेकिन भारतीय टीम ने जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया में 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद जो कम बैक किया, एडिलेड में 36 पे ऑल आउट हो गए और फिर मेलबर्न टेस्ट जीते, सिडनी ड्रॉ किया, ब्रिस्बेन टेस्ट जीते, तो भारत के चांसेस बहुत है अपने मुल्क में वो अपनी विकेटों पर खेलेंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम लॉर्ड्स में जून 2021 में नजर आएगी, और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जिस अंदाज से वो परफॉर्म कर रही है, जैसे उन्होंने जेल किया है केन विलियमसन की कप्तानी में, तो मुझे लग रहा है कि यही दोनों टीमें क्वालिफाई करेंगी अनटिल एंड अनलेस कोई अपसेट ना हो जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि भारत और न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमारे सामने आ सकती हैं, और कल 26 जनवरी है, यानी भारत का यौम जमहूर। ये यौम सियाह है या यौम जमहूर। हिंदुस्तान के 72वें रिपब्लिक डे पर भारतीय कौम अपनी शनाख्त तलाश करने में मसरूफ है। क्या ये नेहरू और गांधी का सेक्युलर हिंदुस्तान है या फिर आरएसएस का हिंदू राष्ट्र? क्या ये शाइनिंग इंडिया है या फिर रेपिस्तान के जहां गैर मुल्की सयाह भी महफूज नहीं है? क्या ये जमहूरियत है या फिर मोदी की मतलकुल अनान सियासत? सवाल उठ गए। नए शरीयत बिल ने लोगों को अपनी शनाख्त के हवाले से परेशान कर रखा है। मोदी ने लाखों मुसलमान शहरियों को हिंदुस्तानी रियासत से बेदखल करके पनाहगज़ीन बना दिया है। दहाइयों तक हिंदुस्तान की खिदमत करने वाले साइंसदान, शोरा और आर्टिस्ट अपनी शनाख्त खो बैठे हैं। अक़लियतें हों या मकबूजावादी, किसान एहतजाज हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा, हिंदुस्तान में आज़ादी के नारे गूंजने लगे हैं। बरमन से आज़ादी, हिंदुत्व राज से आज़ादी, तासुब और इंतहा पसंदी से आज़ादी, माशी और समाजी दहशत गर्दी से आज़ादी, ज़ात पात से आज़ादी। 26 जनवरी का सूरज एक ऐसे हिंदुस्तान पर तुलू होगा जिसका शिराजा बिखर रहा है। आज हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है। खलफशार और इंतशार का दूसरा नाम मोदी सरकार है। आज नाम निहाद इनक्रेडिबल इंडिया दुनिया में इनटॉलरेंट इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का 72वां रिपब्लिक डे बेशतर भारतीयों के लिए ब्लैक डे है। आज भारत की अंधेर नगरी में हिंदुत्व का चौपट राज और अक़लियतों की बदहाली कायदे आज़म की बसीरत को सही साबित करती नजर आती है। भारत का रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मंजूर होने वाले आइन की यादगार के तौर पर मनाया जाता है, मगर गुज़िश्ता कई सालों से मोदी सरकार ने रियासत के आइन के साथ जो कुछ किया है, उसके बाद भारतीय शहरियों की अक्सरियत सख्त तशवीश व मायूसी में मुब्तला है। भारत का आइन एक सेकुलर रियासत की बात करता है, मगर आज मोदी के हिंदू राष्ट्र में मजहबी अक़लियतों के लिए ज़मीन इंतहाई तंग हो चुकी है और वो दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह गए हैं। मोदी की आमराना सोच के बाइस वन पार्टी रूल हिंदुस्तान में जमहूरियत दम तोड़ रही है। हिंदू अक्सरियत की इजारादारी के रैले में भारत का नाम निहाद सेकुलरिज्म खाशाक की तरह बह चुका है और भारत का आइन बेवकत होकर रह गया है। ऐसे में रिपब्लिक डे की तकरीबात खुद फरेबी और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। एक तरफ शरीयत बिल के नए कानून ने लाखों मुसलमानों को बेघर कर रखा है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर और बाहर सिखों की अक्सरियत दिन ब दिन सिखों के साथ बढ़ते तासुब और नाइंसाफी पर आग बगोला है। महीनों से जारी किसानों की एहतजाजी तहरीक 120 लाशें उठाकर भी पूरे जोरों शोर से जारी है। मोदी की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसानों ने 26 जनवरी को ही दिल्ली में 100 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर रखा है, जो कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को दुनिया के सामने बेनकाब करेगी। जिस भारतीय दस्तूर की याद में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उसी के आर्टिकल 370 और 35A को जिस गैर जमहूरी तरीके से मनसूख किया गया, वो भी पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी जमहूरियत की घिनौनी असलियत को जाहिर करता है। एक जालिम और जाबिर रियासत ने मकबूजा कश्मीर को 5 अगस्त 2019 से दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना रखा है, मगर फिर भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में बुरी तरह नाकाम रही है। कश्मीरियों के साथ गैर इंसानी सलूक पर भारत को दुनिया भर में मजम्मत का सामना है। हाल ही में बरतानवी पार्लियामान में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अरकान ने शदीद मजम्मत की है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। बरतानवी वज़ीर आज़म और बोरिस जॉनसन ने पहले ही भारत में रिपब्लिक डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत से इनकार कर दिया है।
आज भारत के बिगड़ते अंदरूनी हालात और माशरती तबाही कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत को सच साबित कर रही है कि जिन्होंने बरतानवी राज के बाद हिंदू राज की पेशगोई की थी और यह भी कहा था कि जो मुसलमान आज पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत कर रहे हैं वो अपनी पूरी जिंदगी भारत के साथ अपनी वफादारी साबित करने की सही हासिल में लगा देंगे। आज भारत का बॉलीवुड का सॉफ्ट इमेज तार तार हो चुका है। हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री भी बीजेपी के ज़ेर अताब है। मोदी फिल्मों में भी आज़ादी के नारों से खौफजदा है। हाल ही में तंदेव नामी फिल्म के खिलाफ मोदी हुकूमत ने FIR कटवा दी। औरतों के साथ जिनसी तशद्दुद का यह आलम है कि हिंदुस्तान को अब रेपिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। भारत का शुमार इंसानी जिंदगी के हवाले से दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में होता है। मोदी सरकार की तबाहकुन मौशी पॉलिसियों ने भारतीय मईशत का भुरकस निकाल दिया है। भारत की शरह नमू जो कभी 8% हुआ करती थी अब साल 2020 में -10% से भी गिर गई है। दूसरी जानिब भारतीय फौज भी RSS के आलाकार नरेंद्र मोदी के तहत सियासी और मुतनाज़ हो चुकी है। भारतीय फौजियों में मायूसी बढ़ती जा रही है और खुदकुशी के वाकयात में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। भारत ने अपने जंगी जुनून की वजह से गुज़िश्ता सालों में पहले पाकिस्तान और बाद में चीन के हाथों जिल्लत का सामना किया। और तो और नेपाल ने भी भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को चैलेंज किया और काला पानी और उसके मुल्का इलाके पर बेबुनियाद भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया। EU डिसइंफो लैब रिपोर्ट ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे और हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने के नापाक इरादों को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।